हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 से आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है। सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन ऑफ अ डीसी मशीन रिक्वायर्स। अगर डीसी मशीन में आपको सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन कराना हो, अगर कम्युनिकेशन सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं, विश्वासीय है ना, मतलब सही तरीके का कह सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो ऑप्शन ए, ब्रशेस शुड बी of a proper grade and size. Option B, brushes should be smoothly run in the holders. Smooth concentric commutator properly undercut. All of the above। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रश जो है अच्छा, उसका जो साइज है वो प्रॉपर होना चाहिए, और उसका ग्रेडिंग अर्थात क्वालिटी की बात कर रहा है तो क्वालिटी भी सही होना चाहिए। ब्रश जो हो स्मूथ होना चाहिए, मतलब उसका जो सरफेस हो वो रफ कह सकते हैं, रफ नहीं होना चाहिए, है ना। उसका सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथली होना चाहिए। और कह सकते हैं कि कंसेंट्रिक कम्यूटेटर है। स्मूथ मतलब वही हो गया, प्लेन आप कह सकते हो, है ना, चिकना जिसको बोलते हो। और कंसेंट्रिक कम्यूटेटर प्रॉपरली अंडरकट, ये जो है प्रॉपरली अंडरकट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ओपन सर्किटेड आर्मेचर कॉइल ऑफ ए डीसी मशीन इज। अगर ओपन सर्किट होता है आर्मेचर कॉइल में डीसी मशीन में, समझ रहे बात को, तो क्या होगा, है ना, या उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वह ओपन सर्किट है, आर्मेचर कॉइल जो है वह डीसी मशीन में ओपन सर्किट है। ठीक ना, आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डीसी मशीन में अगर आर्मेचर कॉइल ओपन सर्किट है तो उसको हम आइडेंटिफाई किस प्रकार से करेंगे, है ना, किस प्रकार से करेंगे। ऑप्शन है देखिए, आइडेंटिफाइड बाय द स्कैरिंग of the commutator segment to which open circuited coil is connected, indicated by the spark completely around the commutator. ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों की बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। अगर कम्यूटेटर के चारों ओर में कहीं स्पार्किंग होता है तो आप उससे भी ये कह सकते हैं कि जो आर्मेचर कॉइल है वो ओपन सर्किटेड है। और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि आप कम्यूटेटर सेगमेंट को आराम से देख के, मतलब स्कैरिंग मतलब देख के उसको कह सकते हैं कि जो कॉइल के कनेक्टेड है उससे भी आप उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। इन ए डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड। हम लोग डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं, है ना, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं। तो ये स्पार्किंग को कम करने के लिए और कॉपर को सेव करने के लिए होता है जनरली, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऑप्शन ए देखिए, टू इंक्रीज द जनरेटेड वोल्टेज। ऑप्शन बी, टू रिड्यूस स्पार्किंग, टू सेव द कॉपर बिकॉज ऑफ अ शॉर्टर एंड कनेक्शंस। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस स्पार्किंग ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी है टू सेव द कॉपर, कॉपर को बचाने के लिए बिकॉज शॉर्टर इन कनेक्शन। तो जो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग होता है ना, उसमें आपका कह सकते हैं कि एक फुल पिच वाइंडिंग होता है, एक फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग होता है। तो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग के कंपैरिजन में सॉरी फुल पिच जो होता है उसमें अधिक कॉपर लगता है, क्योंकि उसका एंड जो होता है वो मतलब बड़ा होता है कंपैरिजन टू फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग। क्लियर है, तो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग में छोटा होता है कह सकते हैं इन कनेक्शन, और इसमें कॉपर भी सेव होता है और स्पार्किंग भी कम होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ 2 और मोर डीसी कंपाउंड जनरेटर। अगर कोई 2 या 2 से अधिक डीसी कंपाउंड जनरेटर है, अगर उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो वी इंश्योर दैट, हम लोग क्या देखेंगे, मतलब किस चीज़ को कंसीडर करेंगे। ऑप्शन ए, वोल्टेज ऑफ ए इनकमिंग जनरेटर शुड बी सेम एज दैट ऑफ अ बस बार। Polarity of an incoming generator should be same as that of a bus bar. All the series field should be run in parallel by means of equalizer connection. Option D है, series field of all generators should be either on पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ऑफ द आर्मेचर। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज फील्ड कॉइल ऑफ ऑल जनरेटर्स शुड बी either on positive side or negative side of the armature. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। डीसी जनरेटर इज यूज्ड। डीसी जनरेटर क्यों यूज करते हैं। देखिए डीसी जनरेटर जो ना बूस्टर के तौर पे आप कह सकते हैं कि इसको यूज किया जाता है ना। ऑप्शन देखिए, टू सप्लाई ट्रैक्शन लोड, टू सप्लाई इंडस्ट्रियल लोड एट अ कांस्टेंट वोल्टेज। ऑप्शन सी देखिए इसका है,
एज ए बूस्टर टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज एट द लोड एंड ऑफ द फीडर, डी फॉर नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो डीसी जनरेटर होता है वो बूस्टर के जैसा यूज किया था। बूस्टर में क्या, वोल्टेज को बढ़ाना, है ना, मतलब राइज करना कह सकते हैं। या घर में कहीं देखे होंगे स्टेबलाइजर लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, बूस्टर ही बोलते थे। तो क्या करता था वो, वोल्टेज को कांस्टेंट बना के रखता था, घट जाता था तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, और अगर वोल्टेज बढ़ जाता था ऑटोमेटिकली क्या होता था, घट जाता था। तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो वोल्टेज होगा लोड मतलब लोड एंड पे, तो उसको क्या करेगा, ये कांस्टेंट करेगा। कौन, बूस्टर के मतलब डीसी जनरेटर, है ना, इसको बूस्टर के जैसा भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग डीसी जनरेटर विल बी इन पोजीशन टू बिल्ड अप विदाउट एनी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द पोल। कौन सा ऐसा डीसी जनरेटर है या होगा कह सकते हैं जो कि मतलब बिल्डअप होगा या वोल्टेज बिल्डअप होगा बिना किसी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के, जिसमें कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा पोल में, है ना। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। ऑप्शन देखिए, डीसी जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इंटरपोल शुड बी सफिशिएंट। इंटरपोल मतलब क्या, क्यों होना चाहिए ऐसा बोला जाता है, तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। आपका आर्मेचर रिएक्शन जो होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है ना। या और कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इंडक्शन में भी हेल्प करता है। तो ऑप्शन है देखिए, न्यूट्रलाइज द कम्यूटेटिंग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ फ्लक्स, न्यूट्रलाइज बोथ द आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स एज वेल एज कम्यूटेटिंग फ्लक्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ऑप्शन डी परफॉर्म्ड नन ऑफ द एबव फंक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स का, और कह सकते हैं कि कम्यूटेटिंग जो ईएमएफ होता है कॉइल में, उसको भी इंड्यूस करने में हेल्प करता है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, डीसी जनरेटर जनरली प्रेफर्ड फॉर चार्जिंग ऑटोमोबाइल बैटरी इज। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा डीसी जनरेटर है जो कि मतलब ऑटोमोबाइल में जो बैटरी होता है उसको चार्ज करने में यूज किया जाता है। तो शंट जनरेटर होता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा हुआ है ना। तो ऑप्शन ये देखिए, सीरीज जनरेटर, बी शंट जनरेटर, लॉन्ग शंट, कंपाउंड जनरेटर, एनी ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शंट जनरेटर, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71, in a DC generator the number of mechanical degree and electrical degree will be the same when rpm is more than 300, rpm is less than 300, number of a pole is 4 and number of a pole is 2। देखिए इसका करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा। इसको आप चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं। थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर क्या होता है, बता दीजिए, थीटा मैकेनिकल और नंबर ऑफ पोल अपॉन 2। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री दोनों क्या है, सेम है। तो हम इस दोनों को हटा देते हैं तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो यही चीज़ आपको बोला जाए, पी इक्वल टू क्या है, 2, नंबर ऑफ अ पोल इज 2। देखो क्वेश्चन यही बोला जा रहा है कि डीसी जनरेटर में नंबर ऑफ मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री दोनों अगर सेम होगा, कब, दोनों सेम होगा कब, जब नंबर ऑफ पोल जो है, नंबर ऑफ पोल वो 2 कर दें, 2 हो जाएगा। आप एक बार इसको और भी देख सकते हैं। देखिए ये थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा एम पी बाय 2। अगर नंबर ऑफ पोल को हम 2 कर दें तो इसके जगह पे आप कह सकते हैं कि हम पी के जगह पे क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो थीटा इलेक्ट्रिकल माने कि इलेक्ट्रिकल डिग्री और थीटा एम माने कि मैकेनिकल डिग्री, देखो दोनों बराबर नहीं हो गया। थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। तो यही चीज़ बोला जा रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 72 देखिए, परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ तो रिलक्टेंस। ऑप्शन ए फ्लक्स डेंसिटी, रिलक्टेंस, एम्पियर टर्न, रेसिस्टेंस। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, रिलक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इन डीसी जनरेटर द पोलरिटी ऑफ अ इंटरपोल। जो इंटरपोल होता है, इंटरपोल किसको बोलते हैं भैया, देखिए ये हमारा क्या हो गया, मेन पोल आप कह सकते हो, है ना। और ये भी हमारा क्या हो गया, एक मेन पोल हो गया, ठीक। अब ऐसा कह सकते हो आप, ऐसा समझो इसको थोड़ा बड़े में, ये देखो ये हो गया आपका क्या, ये मेन पोल, एक ये क्या हो गया, कह सकते हो मेन पोल। इसके बीच में कुछ ऐसा बना हुआ रहता है ना। इसके बीच में क्या रहता है, एक ऐसा बना रहता है। यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, इंटरपोल। तो यही पूछा जा रहा है कि जो इंटरपोल होता है उसका पोलरिटी कैसा रहता है। तो
जैसा उसके आगे वाला मेन पोल रहेगा, मतलब उसके आगे वाला पोल कह सकते हैं, जो जैसा रहेगा उसी के टाइप से रहेगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, इज द सेम एज दैट ऑफ अ मेन पोल अहेड, is the same as that of a immediately preceding pole, is opposite to that of a main pole ahead, and is neutralized as these pole do not play part in generating EMF. So correct answer क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए is the same as that. क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, द EMF जनरेटेड इन ए DC जनरेटर इज प्रोपोर्शनल टू। बोला जा रहा है कि जो EMF जनरेटेड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़, आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग उसका ऑप्शन देखेंगे। देखिए, ई जो होता है क्या होता है, ई इक्वल टू आप कह सकते हो ZN⁵/60 इंटू P/A, है ना, P/A। अब यहाँ पे समझना कि वेरिएबल कौन कौन सा है, वेरिएबल कौन कौन सा है, ये चीज़ आप देखना। अच्छा, नंबर ऑफ कंडक्टर वेरिएबल होगा क्या? अर्थात कहने का ये मतलब हुआ कि एक बार जो डीसी मोटर बन के तैयार हो गया तो क्या उसके बाद आप नंबर ऑफ कंडक्टर चेंज कर सकते हैं? समझ रहे हैं? नंबर ऑफ कंडक्टर चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना होगा तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाएंगे, जहाँ पे बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है, वहाँ पे जाके फिर उसका डिज़ाइन वगैरह देखना पड़ेगा, फिर जाके डिज़ाइन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बन गया है जनरेटर सॉरी, जो जनरेटर बन गया हो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जनरेटर में नंबर ऑफ पोल भी नहीं चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर नहीं चेंज करते। अच्छा, वेरिएबल क्या है? ड्यूरिंग ऑपरेशन वेरी अगर करेगा तो क्या करेगा? नंबर मतलब एन स्पीड वेरी करेगा, और क्या वेरी करेगा? फ्लक्स वेरी करेगा। तो यही दोनों चीज़ में होगा ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन और फाई। समझ में आया बात? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और फाई। क्यों? क्योंकि पोल भी देखिए कांस्टेंट हो जाएगा और पैरेलल पाथ भी कांस्टेंट हो जाएगा। बाइंडिंग पे डिपेंड करेगा। अगर वेव वाइंडिंग है तो ये ए इक्वल टू 2, अगर लैप वाइंडिंग है तो ए इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। तो ये दोनों तो आप कांस्टेंट मान दीजिए, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ जेड भी जो है वो कांस्टेंट, 60 आपका कांस्टेंट है। बचा क्या भैया, ई डायरेक्टली बराबर एन फाई कह लीजिए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई कह लीजिए, है ना। अब समझिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में बोल रहा है कि फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल तो होगा नहीं, है ना। फ्लक्स पर पोल तो किसी कीमत पे नहीं कह सकते हो आप। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, ZN⁵/60 इंटू P/A। फ्लक्स पर पोल कहीं होगा क्या? फ्लक्स पोल हो सकता था, लेकिन फ्लक्स पर पोल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, गलत। मतलब ऑप्शन ए भी क्या हो गया, सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ आर्मेचर, नंबर ऑफ पोल, ऑल ऑफ दी अबव। देखो नंबर ऑफ पोल भी क्या था, कांस्टेंट हो गया था। हम नंबर ऑफ पोल को भी नहीं मानते। देखिए, ये सब डिजाइनिंग के टाइम में ये वैरी कर सकता है, लेकिन जब एक बार बन के तैयार हो जाएगा ना, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। मान के चलो कि आप 2 पोल का मोटर, 2 पोल का ही आपके पास डीसी जनरेटर है। अब वो खरीद के लेके आए, क्या आप उस डीसी जनरेटर को 4 पोल का कर सकते हो क्या? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से जाके डिज़ाइन वगैरह जो होगा उसके हिसाब से फिर बनवाना पड़ेगा, तब जाके वो 4 पोल का होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो ऑप्शन भी देखिए, स्पीड ऑफ द आर्मेचर, सो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, E/φ, ये आप कह सकते हो, या ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N⁵। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। सो स्पीड ऑफ द आर्मेचर का ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। देखिए आंसर बुक में ये डी दिया हुआ है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर जो है ये है दिया हुआ, ऑल ऑफ द अबव सही है। फ्लक्स पर पोल भी बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पोल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। लेकिन फ्लक्स ऑफ पोल जो होता है, फ्लक्स पर पोल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अब ये इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और नंबर ऑफ पोल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग के बाद जो होता है, आप नंबर ऑफ पोल को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ आर्मेचर, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। इन ए डीसी जनरेटर द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब आपको मैंने बताया होगा, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, दोनों होता है। तो किस कंडीशन में जो होगा कि MNA और GNA, है ना, दोनों कोइंसाइड एक दूसरे के ऊपर होगा, जब हम लोड कनेक्ट नहीं करेंगे। जब लोड कनेक्ट होगा तो क्या होगा, जो GNA होगा वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो वो GNA और MNA जो होगा, MNA क्या करेगा, वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, देयर इज नो लोड ऑन द जनरेटर रन्स ऑन फुल लोड, द जनरेटर रन्स ऑन ओवरलोड, द जनरेटर रन्स ऑन डिजाइन्ड स्पीड। सो ऑप्शन ए क्या है, देयर इज नो लोड ऑन द जनरेटर। सो ऑप्शन ए विल बी द क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 76 देखिए। In a DC generator, in order to reduce sparking at the brushes, the self-induced EMF in the coil is neutralized by all of the following except।
क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डीसी जनरेटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए, कहाँ पे, ब्रश पे, तो ब्रश पे जो स्पार्किंग होता है उसको कम करने के लिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज न्यूट्रलाइज, है ना, जो होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करेंगे ये समझिएगा, क्या यूज करेंगे ये समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन किसको छोड़ के, है ना, मतलब कौन सा गलत है ये आपको क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन देखिए, इंटरपोल्स, डमी कॉइल्स, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस ऑफ ब्रशेस। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डमी कॉइल्स। इसको छोड़ के बाकी सब जो होता है क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। डमी कॉइल जो होता है सिर्फ एक सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, आगे आएगा आपको वो बताएंगे। डमी कॉइल जो होता है सिर्फ क्या होता है, सपोर्ट करने के लिए होता है। लेकिन जो है इंटरपोल, कंपनसेटिंग वाइंडिंग और शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस ऑफ ब्रशेस, इसका इस्तेमाल जो होता है ना न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। जो स्पार्किंग होता है ब्रश में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। इन डीसी जनरेटर ऑन नो लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इच। तो ये फ्लैट टॉप्ड होता है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इन अ डीसी जनरेटर ऑन नो लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, फ्लैट टॉप। ऑप्शन देखिए, साइनोसॉइडल, ऑप्शन बी ट्रायंगुलर, पल्सेटिंग और फ्लैट टॉप्ड, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्लैट टॉप्ड। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78। शंट जनरेटर रनिंग एट 1000 RPM हैज जनरेटेड EMF एज 200 वोल्ट। If the speed is increases 1200 RPM, the generated EMF will be nearly। So simple question है ये, तो आप बना सकते हैं। क्या जानते हैं आप, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, E। सो पूछा क्या जा रहा है भैया, यहाँ पे EMF पूछा जा रहा है। बस सवाल है आपका N1/N2 बराबर E1/E2 कर दीजिए। E2 आपसे पूछा जा रहा है भैया, N1 कितना है 1000 बटे में 1200 बराबर ये हो गया 200/x मान लीजिए, या E2 आप लिखना चाहें तो E2 लिख लीजिए, है ना। ये देखिए इधर कैंसिल और इधर 200 है, माने कि x बराबर क्या हो जाएगा भैया 12 × 200 अपॉन में 10, ये खत्म, तो कितना हो गया 240 वोल्ट। क्लियर है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 240 वोल्ट। क्लियर। ऑप्शन सी, ये हमें पूछा जा रहा है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, ये रिलेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल्स इन ए जनरेटर। जनरेटर में हम लोग डमी कॉइल प्रोवाइड करते हैं, है ना। डमी कॉइल इन द सेंस कह सकते हैं कि उसका कोई यूज नहीं है, बस ऐसे ही हम लगा दिए हैं उसको, ठीक ना। उसको हम क्या किए हैं, ऐसे ही लगा दिए हैं। बॉडी भी डमी होता है, कभी देखे होंगे मूवी वगैरह में, जो आप 3 पैक 4 पैक 6 पैक, जो 4 पैक नहीं 6 पैक वगैरह जो बनाता है वो डमी भी यूज़ किया जाता है ना। मतलब जैसे ही ख़त्म हो जाए और उसका शूटिंग ख़त्म हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है ना। तो वैसा डमी भी यूज किया जाता है, मतलब जिसका कि कोई इस्तेमाल नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए, टू रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस। ऑप्शन बी, टू इनहेंस फ्लक्स डेंसिटी, टू एम्पलीफाई वोल्टेज, टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्या करता है भैया, डमी कॉइल को मतलब इस्तेमाल होता है मैकेनिकल बैलेंस के लिए। किस में प्रोवाइड करता है मैकेनिकल बैलेंस, तो रोटर में। नेक्स्ट देखिए, इन ए शंट जनरेटर द वोल्टेज बिल्डअप इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड बाय सैचुरेशन ऑफ आयरन, है ना। ये पूछा जाएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पावर ग्रिड का सवाल है ये आपका। शंट जनरेटर जो होता है उसमें वोल्टेज बिल्डअप होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, किसके लिए, सैचुरेशन ऑफ आयरन। तो ऑप्शन देखिए, स्पीड लिमिटेशन, आर्मेचर हीटिंग, इंसुलेशन रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन डी, सैचुरेशन ऑफ आयरन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सैचुरेशन ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, इन ए डीसी जनरेटर इफ ए डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप द प्रोबेबल काउज कुड नॉट बी। अगर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्डअप नहीं हो पाया कह रहा है ना, तो क्या ऐसा रीजन हो सकता है, किसके वजह से बिल्डअप होने में ये फेल कर गया। क्वेश्चन समझिएगा पहले दिन से। इफ ए डीसी जनरेटर, क्योंकि ये निगेटिव है, नॉट भी पूछा जा रहा है। इफ ए डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप द प्रोबेबल काउज कुड नॉट बी। मान लेते हैं कि डीसी जनरेटर जो है वो फेल कर गया, मतलब बिल्डअप जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है उसमें नहीं हो रहा है, उसका कौन सा ऐसा रीजन नहीं है पूछा जा रहा है ना। मतलब समझिएगा कि अगर फील्ड रेसिस्टेंस कम होगा क्रिटिकल रेसिस्टेंस से तो वोल्टेज बिल्डअप फेल्योर नहीं होगा, है ना।
समझ रहे हैं। बाकी कोई भी रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज फेल्यूर हो जाएगा, कह सकते हैं वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा डीसी जनरेटर में। सो ऑप्शन है इम्परफेक्ट ब्रश कॉन्टैक्ट, इसके वजह से वोल्टेज बिल्डअप फेल्यूर होगा। ऑप्शन बी फील्ड रेसिस्टेंस लेस देन द क्रिटिकल रेसिस्टेंस, इसके वजह से नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लैशिंग, है ना। ये तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को क्रिएट करने के लिए होता है। सो 82 फ्लैशिंग द फील्ड ऑफ अ डीसी जनरेटर मीन्स, फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है, डीसी जनरेटर में अगर फ्लैशिंग होता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए न्यूट्रलाइजिंग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी क्रिएटिंग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बाय डीसी सोर्स, ऑप्शन सी मेकिंग द मैग्नेटिक losses of a force is parallel, increasing flux density by adding extra टर्न्स ऑफ वाइंडिंग ऑन पोल्स। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्रिएटिंग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बाय डीसी सोर्सेज। डीसी सोर्स लगा के हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर ऑफ ए शंट जनरेटर इज 600 वोल्ट। ईएमएफ जो जनरेट कर रहा है वोल्टेज शंट जनरेटर, वो कितना हो रहा है, 600 वोल्ट। आर्मेचर रेसिस्टेंस इज 0.1 ओम। इफ द आर्मेचर करंट इज 200 ओम, द टर्मिनल वोल्टेज विल बी। देखिए क्वेश्चन जो था वो तो आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ई जी इक्वल टू होता है भी प्लस आई ए और आर ए होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा। ई जी देखिए दिया हुआ है कितना 600, भी पूछ रहा है आपसे, आई ए दिया हुआ है 200, आई ए कितना दिया हुआ है 200, और आर ए कितना दिया हुआ है 0.1 ओम। सिंपल है, सॉल्व कर दीजिए। भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 माइनस ये कितना हो जाएगा 20। सो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 580 वोल्ट। क्या आंसर हो जाएगा 580 वोल्ट। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 580 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, इन ए डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेसिस्टेंस रेफर्स टू द रेसिस्टेंस ऑफ, मतलब डीसी जनरेटर में क्रिटिकल रेसिस्टेंस जो होता है उसको मतलब हम किस चीज़ से मानते हैं, तो फील्ड का जो रेसिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्रिटिकल रेसिस्टेंस। वही कम ज़्यादा जो होगा इसी पे हम लोग क्रिटिकल रेसिस्टेंस का मतलब कह सकते हैं कि निर्धारित करेंगे। सो ऑप्शन ए ब्रशेस, बी फील्ड, और सी आर्मेचर, डी लोड। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फील्ड। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, द टू अचीव स्पार्कलेस कम्यूटेशन, है ना, टू अचीव स्पार्कलेस कम्यूटेशन ब्रशेस ऑफ अ डीसी जनरेटर आर रॉक्ड अहेड सो एज टू ब्रिंग डैम, है ना। मतलब स्पार्कलेस कम्यूटेशन चाहिए भैया, ये पूछा ही जाता है। स्पार्कलेस कम्यूटेशन जो होना चाहिए स्पार्कलेस ही होना चाहिए। कम्यूटेशन मतलब क्या, रिवर्सल ऑफ करंट आप कह सकते हैं जनरल में, है ना। तो जो कम्यूटेशन होता है डीसी जनरेटर में वो अहेड टू ब्रिंग दैम, किसको, है ना। तो ऑप्शन ए जस्ट अहेड ऑफ अ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इन अ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जस्ट बिहाइंड द न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जस्ट अहेड ऑफ अ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 86, आर्मेचर कॉइल इज शॉर्ट सर्किटेड बाय ब्रशेस व्हेन इट लाइज। कहा जा रहा है जो आर्मेचर कॉइल होता है वो ब्रश के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। भैया कब ये जो होगा, कब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वो ऑप्शन है देखिए, अलोंग न्यूट्रल एक्सिस, अलोंग फील्ड एक्सिस, इन एनी ऑफ द एबव पोजीशन, इन नन ऑफ द एबव पोजीशन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अलोंग न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, ए क्युमुलेटिवली कंपाउंड लॉन्ग शंट जनरेटर व्हेन ऑपरेटिंग एज अ मोटर वुड बी। बोला जा रहा है कि कोई क्युमुलेटिव कंपाउंडेड लॉन्ग शंट जनरेटर है, जब ऑपरेट करेगा मोटर के जैसा, जब वो मोटर के जैसा करेगा तो वो कौन सा मोटर के जैसा ऑपरेट करेगा, तो ये डिफरेंशियली कंपाउंड लॉन्ग शंट हो जाता है। ऑप्शन ए कम्यूटेटिवली कंपाउंडेड लॉन्ग शंट, है ना, लॉन्ग शंट। ऑप्शन बी डिफरेंशियली कंपाउंड लॉन्ग शंट। ऑप्शन सी क्युमुलेटिवली कंपाउंड शॉर्ट शंट, डिफरेंशियली कंपाउंड शॉर्ट शंट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डिफरेंशियली कंपाउंड लॉन्ग शंट। नेक्स्ट देखिए, टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रूव, टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रूव इन द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मशीन। जो डीसी मशीन का कम्यूटेटर होता है उसमें जो ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है ना उसमें ग्रूविंग हो जाता है, मतलब गड्ढा हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, उसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, ऑप्शन ए द ब्रश ऑफ अपोजिट पोलैरिटी शुड ट्रैक ईच अदर, है ना, द ब्रशेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी शुड ट्रैक ईच अदर। ऑप्शन बी द ब्रशेस ऑफ अ सेम पोलैरिटी शुड ट्रैक ईच अदर। ब्रश पोजिशन हैज नो इफेक्ट
ऑन द कम्यूटेटर ग्रूविंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द ब्रश ऑफ अपोजिट पॉलिटी शुड अट्रैक्ट ईच अदर। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा। अपोजिट पॉलिटी में होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, अपोजिट पॉलिटी में। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। फिर हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन जो है धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।